देखिए जो केस स्टडी है, तो पहले तो जो सिंपल केस स्टडी है इसमें हम लोग को 3 चीज समझना है। पहला चीज तो ये समझना है कि जैसे प्रश्न की जो प्रकृति होती है, तो केस स्टडी में जो है जैसे मान लीजिए 4-5 तरीके हैं प्रश्न पूछने के। तो प्रश्न की प्रकृति किस तरह से होती है, क्योंकि प्रश्न की जैसे मान लीजिए सब करिए, कुछ प्रश्न होता है जो व्यक्तित्व परक होता है, कुछ घटना हम बताएंगे और फिर आपके व्यक्तित्व की जांच मैं करूंगा कि आप उस घटना के संदर्भ में क्या बात सोच रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसी तरह से कुछ नैतिक दुविधा पर आधारित होता है कि हम ये काम करें कि ये काम करें, इस तरह से प्रश्न होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग समझना है कि प्रश्न की प्रकृति कैसी होती है। दूसरा चीज समझना है कि जब हम कोई केस स्टडी देंगे तो समस्या समाधान किस तरह से करना है, समस्या समाधान का चरण इसको समझना है कि किस तरह से करेंगे। फिर तीसरी चीज है कि जैसे मान लीजिए कोई भी केस स्टडी सॉल्व किया जाता है तो आपको ध्यान होगा कि 250 शब्द में हम लोग को लिखना है। आप पेपर देखिएगा तो उसमें केस स्टडी को 250 शब्द में लिखना है। तो 250 शब्द में लिखना भी एक अपने आप में चुनौती है। 1 पेज 1.5 पेज लिखते लिखते आप थक जाएंगे। तो यदि हम लोग मान लीजिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो हम लोग 250 शब्द 300 शब्द आराम से लिख सकते हैं। तो इसमें कुछ जो ध्यान देने वाली जो बातें हैं उसमें कुछ तो विशेष बात है, विशेष बातें हैं कि वो आपको लिखना ही है, और कुछ जो है सामान्य बातें होती हैं, उन सामान्य बातों का आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग को जो है पहले 3 चीज समझना है कि प्रश्न की प्रकृति किस तरह से होती है। क्योंकि सामान्यतः यदि आप 7-8 साल का पेपर देखिए तो बहुत कठिन केस स्टडी नहीं आता है। वो क्या करता है कि एक ही तरह का मिलता जुलता पूछता है। तो किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं पहले उसको थोड़ा बता देता हूं, फिर समस्या का समाधान का चरण बता दूंगा कि किस तरह से हम लोग को करना है। चूंकि कुछ थ्योरी आप लोग पढ़ लिए हैं तो उसका भी प्रयोग सिखा दूंगा कि किस तरह से किस थ्योरी में क्या क्या लिखना है। और थ्योरी जो पढ़े हैं अभी, जैसे मान लीजिए जो जो टॉपिक हुआ है उसको बार बार रिवीजन करते रहिएगा। यहाँ थ्योरी जो पढ़ा गया है उसको हम लोग केस स्टडी में उसको लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। केस स्टडी कोई अलग नहीं है, उसी थ्योरी का जो है देखा जाए तो उसी थ्योरी का ही जो है एप्लीकेशन है, एक तरह से कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए सत्यनिष्ठा पढ़ा दिया, चाहे टॉलरेंस पढ़ा दिया, एम्पैथी पढ़ा दिया, सिंपैथी पढ़ा दिया, जो जो पढ़ा दिया 2-3 टॉपिक उसको ला के जोड़ना है। तो पहले जो प्रश्न की प्रकृति है जैसे उस पर हम चर्चा कर लें। जो प्रश्न की प्रकृति है उसमें जिसमें बताया कि व्यक्तित्व परक प्रश्न आता है। व्यक्तित्व परक प्रश्न ऐसे बनाइए, 3 तरह का ये हम लोग को चीज पहले समझना है। व्यक्तित्व परक प्रश्न, व्यक्तित्व परक प्रश्न का मतलब ये हुआ कि जैसे मैं बताया कि कोई यदि आप लोग लिखना चाहेंगे तो मैं 2-2 लाइन लिखवा दूंगा, नहीं तो समझा दूंगा, क्योंकि जो लिखवाऊंगा उसका बस यही है कि उसको आपको ध्यान रखना है। व्यक्तित्व परक प्रश्न का मतलब ये है कि हम कोई घटना के बारे में बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई घटना बताया कि गांव में जो है किसी बिटिया की शादी हो रही है, उसका उम्र कम है जो सरकार ने निर्धारित किया है। तो अब उस संबंध में हम देखेंगे कि आपका व्यक्तित्व क्या कहता है, क्या क्या चीज आप उसमें करते हैं। तो यहां पर जो है जैसे मान लीजिए हम लोग तमाम विकल्प की तलाश करेंगे कि क्या क्या विकल्प हो सकता है। फिर मान लीजिए उसमें से हम लोग सोचे उसके सब विकल्पों को लिखेंगे कि हमारे पास इतने विकल्प हैं, हमको ये सब काम करना है। फिर इसके बाद जो है हम ये सोचेंगे कि कौन सी बात जो है ज्यादा महत्वपूर्ण है, फिर हम उसको पहले लिखेंगे। फिर उसके बाद कौन सी बात जो है वह द्वितीयक है उसको बाद में लिखेंगे। फिर मान लीजिए सब करिए ये भी चीज है कि बहुत रेडिकल नहीं लिखना है। तो व्यक्तित्व परक प्रश्न में जो है लिखना हो तो 2-2 लाइन लिख दीजिए अपने समझने के लिए, उसकी आवश्यकता तो ज्यादा है नहीं, जल्दी से लिख दीजिए। इसमें किसी घटना का उल्लेख किया जाता है, इसमें किसी घटना का उल्लेख किया जाता है
और उस संदर्भ में व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है। उस संदर्भ में व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने का प्रयास किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक विकल्प सोचने की आवश्यकता होती है, चाहे मुख्य हो चाहे गौड़ हो, प्रत्येक विकल्प सोचने की आवश्यकता होती है। उसके कारण को भी स्पष्ट करना होता है, कारण को भी स्पष्ट करना होता है। और अंत में सबसे उचित विकल्प, का भी जिक्र करना होता है। देखिए, जैसे मान लीजिए कोई हमने प्रश्न बनाया, उसका उत्तर सिंपल भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको अनुभव है, जो ज्ञान है, जो उसके आधार पर आप लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि जब इतना सब थ्योरी आप पढ़ लिए हैं, तो जैसे मैं बताया कि मान लीजिए अभी मैं बताया कि किसी बच्ची की शादी हो रही है और आपसे कहा गया कि आप उस जिले में समाज कल्याण विभाग में अधिकारी हैं और आपको एक घटना पता चलता है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं? तो सिंपल तो चीज़ यही है। मान लीजिए सामान्य व्यक्ति क्या सोचेगा कि भाई जागरूकता फैलाएंगे, उसको समझाएंगे, शादी ब्याह रुकवाएंगे, यही सब तो मान लीजिए लिखा जाएगा। लेकिन जब आप थ्योरी पढ़ लिए हैं, अब फिर मैं कह रहा हूं कि आप अधिकारी हैं, तो अधिकारी के टेबल के नीचे जो है या डायरी में जो है जितने भी पेपर वाले हैं सबका फ़ोन नंबर भी रहता है। भाई लोकल जो लोग आते हैं समाचार छापने के लिए, तो आप देखा जाए तो अब ये विकल्प आपको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये अधिकार है। अब किसी भी पेपर वाले को, आज जो लोकल पेपर नहीं होते, आज है दैनिक जागरण, तमाम जो पेपर होते हैं, किसी को फॉर्म मिलाएंगे तो वहीं से घूमते टहलते रहते हैं, तुरंत आ जाएंगे, साहब बताइए यार एक खबर बनाना है, खबर लिखवा दो, तो तुरंत वो बता देंगे। अपना लिखो के दूसरे दिन जो है वो देखा जाए तो स्थानीय समाचार पत्र जो है उसमें कर देगा। या मान लीजिए सपोज करिए कि कुछ समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो देखा जाए तो सम्माननीय है, उनके माध्यम से भी भाई देखिए एक घटना तो आपने लिख कर रुकवा दिया, लेकिन आपको ये भी तो उपाय बताना है कि भविष्य में ऐसी घटना न होने पाए। इस तरह से विकल्प लिखा जाता है। तो जब आप सब विचार करेंगे तो धीरे धीरे एक एक चीज, जब मान लीजिए बार बार लिखेंगे तो बहुत सारी चीजों को हम लोग देखते देखते क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा लिखने का। तो रचनात्मक क्षमता जरूर रखिएगा। इसमें देखिए दो चीज है, आपकी रचनात्मक क्षमता का भी, आपके पास रचनात्मक क्षमता कितना है, कितना जो है संतुलित दृष्टिकोण रखते हैं। भाई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, कोई आदिवासी इलाका है और ऐसी दशा में शादी ब्याह हो रहा है, तो आप शादी रुकवा दिए, उसको जेल उल भेजने का सामान्य रूप से प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए, वो बेचारा नहीं जानता है। तो दोनों विकल्प लिखना है। अब बहुत कठोर विकल्प भी नहीं लिखना है। अब दूसरे तरह का जो प्रश्न आता है, पहले प्रश्न का प्रकृति बता दें तो उसी तरह से सॉल्व कराएंगे। जैसे दूसरे तरह का प्रश्न आता है नैतिक दुविधा पर आधारित, नैतिक दुविधा पर आधारित। अब इसमें क्या किया जाता है, ऐसी परिस्थिति लिखा जाएगा जिसमें असमंजस हो। जैसे मान लीजिए आप चुनाव ड्यूटी आपकी लगी हुई है, आपको चुनाव ड्यूटी में जाना है, वहां पर कार्य है, एकदम जरूरी कार्य है। अब फिर मान लीजिए रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है किसी का, तो अब देखा जाए तो यहां असमंजस है ना, कि चुनाव ड्यूटी में भी जाना है और एक्सीडेंट भी हो गया है। अब आप चुनाव ड्यूटी में जाएंगे कि पहले रोड पर जो एक्सीडेंट हुआ है उसको देखेंगे। इस तरह से कुछ लिख कर ये देखा जाता है
कि आप असमंजस की स्थिति में किस प्रकार से निर्णय लेते हैं, और जो मानवीय मूल्य है उस मानवीय मूल्य को किस प्रकार से आप जो उसका प्रयोग करते हैं। जो विकल्प का आप चयन करते हैं उस विकल्प के चयन करने में जो है मानवीय मूल्यों का कितना जो है सदुपयोग हो रहा है। और इससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि कभी असमंजस की स्थिति उत्पन्न होगी तो आप कितना व्यवहारिक निर्णय ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई, वहां से लोगों को निकालना है, आया हुआ है केस स्टडी, बाढ़ आ गया, लोगों को वहां से निकालना है। तो ऐसी दिशा में आप वहां पर गए और आपको पता चला कि बाढ़ का पानी बहुत तेजी से आ रहा है, तो ये बताइए अब आप तमाम अधिकारियों के साथ मीटिंग भी नहीं कर सकते, वहां से लोगों को निकालना है, तब क्या करेंगे, है ना विकल्प इस तरह से। और आपको यही अधिकार है कि ज्यादा से ज्यादा आप जो है 50 नाव ही कर सकते हैं, एक नाव की कीमत ज्यादा से ज्यादा सरकार 300 रुपये देगी, ये भी शर्त मान लीजिए हमने लिख दिया। अब वहां पर 100 नाव की जरूरत है, वहां पर लोग जो है नाव वाला 500 रुपया मांग रहा है, अब क्या करेंगे। ऐसे प्रश्न लिखता है कि आप अब ऐसी स्थिति में फंस गए जहां असमंजस की स्थिति है, भाई अपने पैसा नहीं लगाएंगे, तो इस तरह से नैतिक दुविधा लिखता है। 2 लाइन लिख दीजिए। इसमें ऐसी परिस्थितियां दी जाती है, इसमें ऐसी परिस्थितियां दी जाती हैं जहां असमंजस की स्थिति रहती है, जहां असमंजस की स्थिति रहती है। और निर्णय लेते समय वस्तुनिष्ठता नहीं आ पाती। निर्णय लेते समय वस्तुनिष्ठता आब्लिक स्पष्टता नहीं आ सकती। मैं आप लोगों को बताया बैठा, एक होता है ऑब्जेक्टिव, एक होता है सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब वस्तुनिष्ठ, तो जो वस्तुनिष्ठ है, वस्तु को देखकर जब ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह ज्ञान जो है निश्चित ज्ञान होता है, इसमें स्पष्टता रहता है। तो ऑब्जेक्टिव निर्णय आप ले ही नहीं सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते कि नहीं यही चीज सही है, यही चीज सही है, ये कोई जरूरी थोड़ी है। आपने मान लीजिए बीए किया, किसी ने मान लीजिए बीटेक किया, बीटेक करके पुलिस में भर्ती हो गया, तो अब उससे पूछा जाए कि आपने बीटेक क्यों किया जब पुलिस में ही आपको भर्ती होना था। बहुत सारे लोग हैं दिल्ली पुलिस में, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बीटेक किए हुए हैं। तो बीटेक करके पुलिस में भर्ती होने का क्या मतलब था, उससे अच्छा था क्या पुलिस में ही लेकिन अब वो व्यक्ति कुछ तर्क देगा ना। तो यहां पर वस्तुनिष्ठ तर्क नहीं हो सकता है, हो सकता है उसकी मजबूरी रही हो कि चलो कोई नौकरी मिल जाए। अब नौकरी मिल गई तो हो सकता है परिवार की जिम्मेदारी आ गई हो, उसी में फंस गया हो और फिर वो जो है उसी में रम गया। अब दूसरा मैं बताया कि सब्जेक्टिव चीज होता है, सब्जेक्टिव का मतलब विषयनिष्ठ। तो विषयनिष्ठ का मतलब विषय को देखकर, और जब विषय को देखकर ज्ञान प्राप्त करेंगे तो यह अनिश्चित ज्ञान होता है, यह भ्रमित होता है, इसमें स्पष्टता नहीं होती है, असमंजस की स्थिति रहती है, असमंजस की स्थिति रहती है। तो नैतिक दुविधा पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं आएगा, चाहे मैं कितना सिखा लूं, चाहे आप कितना भी सोच लीजिए। मान लीजिए चुनाव में अभी बताया कि जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, 1 घंटा बाद पहुंचेंगे, और कोई ऐसा अधिकारी होगा जो सुनता भी नहीं है। आप पहुंचेंगे, बोले साहब ऐसा हो गया, बोले सुनने के लिए नहीं बैठा हूं, तुम्हारा FIR करवा दिया हूं, जाके समझो, चलो भगो। ऐसे भी अधिकारी होते हैं। आप बोलेंगे साहब सुन तो लीजिए, बोले मैं सुनूंगा नहीं, मैं बोला था 8 बजे हाजिर होना है तो 8 बजे हाजिर होना है। तो जब वो सुनेगा ही नहीं तब तो आप फंस गए। अब मान लीजिए जब जाएंगे निर्वाचन आयोग, अपनी बात करते रहिए, समझाते रहिए, FIR तो दर्ज करा चुका है। तो अब नैतिक दुविधा पर आधारित जो प्रश्न है उसमें 2 लाइन लिख दीजिएगा, और भी लिखे हैं ना कि इसमें स्पष्टता और निश्चितता नहीं होती है, बल्कि विकल्प के साथ कारण तथा तर्क देने की आवश्यकता होती है। विकल्प के साथ कारण तथा तर्क देने की आवश्यकता होती है।
प्रत्येक विकल्प में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को लिखना चाहिए। प्रत्येक विकल्प में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को लिखना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए हमने विकल्प लिया कि हम रास्ते में रुक गए, तो इसमें अच्छी बात भी है और कुछ मान लीजिए कुछ नैतिकता भी है और कुछ हमारा नुकसान भी हो रहा है, तो दोनों बात लिखा जाए। हम मान लीजिए चले गए, इसमें एक विकल्प और भी होता है कि जैसे मान लीजिए सपोज करिए हम कुछ मध्यम मार्गी विकल्प निकाल लिए, लेकिन वो ऐसा लिखेगा कि आप मध्यम मार्गी निकाल नहीं सकते, कुछ ना कुछ वो डिस्टर्ब करेगा लिखते समय। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, व्यवहारिकता का ध्यान जरूर रखना है, एक लाइन उस पर जोड़ लीजिएगा। इसमें व्यवहारिक पहलुओं एवं आवश्यकता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरा जो प्रश्न होता है प्रशासनिक मुद्दों पर, जैसे आप देखे होंगे अक्सर प्रश्न आया होगा कि आप जो है जिला चिकित्सा अधिकारी हैं, आप कहीं पर मान लीजिए सपोज करिए जिला अधिकारी हैं, हर साल एक प्रश्न आता है। तो प्रशासनिक मुद्दों पर आधारित प्रश्न आते हैं। प्रशासनिक मुद्दों पर आधारित, अब यहां समझिए, जब मैं आपको कोई प्रशासनिक अधिकारी मानकर प्रश्न करूंगा, एक किताब है, ध्यान से निकल गया, जिलाधिकारी आलोक जी की किताब है, तो यदि कहीं मिल जाए मार्केट में उसे तो मिल जाएगा। जिलाधिकारी करके एक किताब आती है, उसका नाम ही है जिलाधिकारी। आलोक कुमार जो है, जो आईएएस टॉप किए थे, आपको ध्यान होगा 2001 में, उन्होंने ही किताब लिखा, यूपी कैडर में है। तो उन्होंने एक किताब लिखा था, तो उन्होंने अपने जो भी प्रशासनिक अनुभव रहे हैं, जो घटनाएं हुई हैं, नीले रंग की किताब होगी, किसी के पास है इसमें से? मेरे पास ओरिजिनल तो पढ़िए, नहीं मिलेगा फोटो से करा लीजिएगा उसी से, क्योंकि जब उस किताब को पढ़ेंगे, जैसे नागर को बुलाओ तो एक कापी रखा होगा, एक दो कापी फोटो से करा के उसी को सब लोग पढ़ लीजिएगा। उससे भी आपको बहुत सारा चीज पता चलेगा कि प्रशासनिक, देखिए प्रशासनिक मुद्दों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उसमें हम लोगों को जो है 4-5 चीजों का ज्ञान होना चाहिए कि जिला चिकित्सा अधिकारी का क्या क्षेत्राधिकार है। एक जिला अधिकारी पुस्तक थी ना, जब दिखाना तो कहीं पर है, तो नागर फोटो से करके रखा रहता है ना, क्योंकि उसको पता रहता है कि जब उनको याद आएगा तो मांगेंगे, तो अलमारी में सब रखा रहता है। अब ओरिजिनल तो मेरे पास घर पे है ही है, नहीं होगा तो उससे हो जाएगा। तो इसमें आपको 4-5 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई भी अधिकारी है, उस अधिकारी का क्षेत्राधिकार होता है। अधिकारी सब कुछ नहीं कर सकता है। और दूसरा चीज कि जैसे मैं पढ़ाया था कि अधिकारी का जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य किस सीमा में है। ये किताब है, कहीं मार्केट में मिल जाएगा, नीले कलर का होगा किताब, तो जिला अधिकारी करके आएगा, आलोक रंजन की किताब है। तो इसमें जो है तमाम घटनाओं का उन्होंने जो है जिक्र किया है, जैसे चुनाव है, चाहे मान लीजिए कहीं पर बाढ़ है, या मान लीजिए इस तरह से, तो उसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिएगा आप लोग, नहीं होगा तो इससे करा लीजिएगा लेकर। इसमें 2 लाइन लिख दीजिए। इसके तहत किसी पद का उल्लेख किया जाता है, इसके तहत किसी पद का उल्लेख किया जाता है, और प्रशासनिक मामलों में विषय वस्तु को देखने का प्रयास किया जाता है। प्रशासनिक मामले में विषय वस्तु को देखने का प्रयास किया जाता है।
इसमें अधिकारी के क्षेत्राधिकार, कर्तव्य, अधिकारी के क्षेत्राधिकार, कर्तव्य, कार्य संस्कृति, विभागीय नियम, कार्य संस्कृति, विभागीय नियम, सूचना आदि पहलुओं पर ध्यान देना होता है। अब यहां पर ध्यान है कि जिस अधिकारी के बारे में बातचीत किया जा रहा है उस अधिकारी का जुरिस्डिक्शन कितना है। जैसे सीसेट में भी क्वेश्चन आता है, आप लोगों के सीसेट में भी ऐसा क्वेश्चन में दिख रहा था आया हुआ है। जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, वही नाविक वाला बताया, क्वेश्चन आया हुआ है नाविक का आईएएस में, हाँ डिसीजन मेकिंग, तो ये भी तो डिसीजन मेकिंग ही है एक तरह से। तो अब देखा जाए तो नाविक का प्रश्न पूछा है तो उसमें सामान्यतः गाइड में उत्तर गलत लिखा है। गाइड में उत्तर उसका जो लिखा है वो उत्तर हो ही नहीं सकता है। मैं बता रहा हूं कि उसमें केस स्टडी में था कि भाई कोई मान लीजिए आप अधिकारी हैं, कहीं बाढ़ आ गया, आप जा रहे हैं, 200 रुपया पर नाविक आपको देना है, तो ऐसे समय आप क्या निर्णय लेंगे। तो उसमें कुछ लिखा है, तो उसमें जो एक आंसर बनाया है कि आप बड़े अधिकारी को पहले सूचना देंगे, उसके बाद ही जो है उसके अनुसार आप कार्य करेंगे, ये लिखना पड़ेगा। बड़े अधिकारी को सूचना देना पड़ेगा कि 200 में कोई यहाँ पर तैयार नहीं हो रहा है और ऐसे दिशा में सब लोग 500 रुपये मांग रहे हैं, क्योंकि बड़ा अधिकारी चाहेगा तो छूट दे सकता है, लेकिन आपका जुरिस्डिक्शन आप अपने हिसाब से छूट नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो वाला आंसर उसका लगेगा। अब गाइडों में दिया है कि वहां पर वो निर्णय स्वयं ले लेगा, स्वयं निर्णय कैसे ले सकता है। जैसे मान लीजिए चुनाव में कोई व्यक्ति अड़ जाता है कि नहीं साहब दोबारा जो है काउंटिंग करवाइए, तो दोबारा काउंटिंग करवाइए, तो जो सुपरवाइजर है वो सीधा आरओ को फोन मिलाता है, रिटर्निंग ऑफिसर को, और सीधा कहता है कि साहब एक बार तो काउंटिंग करा दिए, अब यहाँ पर हंगामा हो रहा है, देखिए क्या करना है। तो बोलता है कि चलो हम आते हैं, या ऐसा करो कि आधा घंटा रुको, मैं भी आ रहा हूँ, चाहे हमको बताओ घटनाक्रम, कुछ ना कुछ करेगा। और जब उसको लगेगा कि नहीं, तब वो जो है वो देखा जाए तो काउंटिंग कराएगा दोबारा। आप लोगों को बोला था कि कॉपी जो है अगले टेस्ट से पहले मैं दे दिया करूंगा, क्योंकि आराम से चेक करूंगा, अब चूंकि बहुत सारा काम रहता है। गुलशन कोई बात, बैठिए बता दूं। ये बताइए कि जैसे मैं पूछा हूं, अनुनयन की प्रक्रिया ने पिछले वर्षों में नोटबंदी कोरोना संकट से मुक्त होने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए ठीक है, तो आपको नोटबंदी और कोरोना संकट से मुक्त होने में कैसे जो है वह परसुएशन की भूमिका रही है। तो आपको ध्यान होगा मोदी साहब नोटबंदी से पहले भूमिका बनाना शुरू कर दिए थे कि देश का काला धन, दूसरे देश का जो है पैसा जो है दूसरे बैंकों में जमा हुआ है, कहीं न कहीं काला धन को बढ़ावा मिला है। हमारी अर्थव्यवस्था तमाम देखे होंगे, साल भर से घटनाक्रम वो बनाना शुरू कर दिए थे इनडायरेक्ट रूप से। उसके बाद उन्होंने नोटबंदी का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी हम इसलिए कर रहे हैं, आपको कष्ट होगा, लेकिन कहीं न कहीं जो है देखा जाए तो जब ऐसा कोई रोग हो जाता है जिसमें कष्ट होकर बाद में हम लोग जो है वो देखा जाए तो उससे निजात पा लेते हैं, उन्होंने समझाया। आपने कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है। अब मैं आपसे बोला था कि अनुनयन का मतलब मनाना, किसी को कैसे मनाया जाता है। तो मोदी साहब हम लोग को मना ही तो रहे थे। हम लोग देखिए लाइन में, आपने लिख तो दिया कि लाइन में खड़े हो गए हम लोग, लेकिन लाइन में खड़े हो गए तो क्यों खड़े हो गए, क्लियर हुआ। तो यहां पर क्यों से आपको जोड़ना है, क्यों से अंतर संबंधित करना है कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे थे, क्योंकि हम लोग का विश्वास मोदी साहब पर ज्यादा। उस दिन पॉइंट लिखवाया था, उसी से जोड़ दिए होते, जुड़ गया होता सब। ठीक लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये बढ़िया लिखे हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को बोला था मनोवृत्ति के कार्य और महत्व पर प्रकाश डालें। चलिए तो अभी बताइए, एक ही कार्य, मान लीजिए आपने उपयोगितावादी या जो भी अपना ये कार्य लिखा है, अब इसको 8-10 लाइन आप क्यों लिखे। मैं बोला था कम से कम 8-10 कार्य लिखिए, 2-2, 3-3 लाइन लिखिए। इस पर ज्यादा चीज को कम शब्द में लिखना है, इसलिए मैं लिखा हूं कम करिए, इसको ठीक करिए। अब 4 ही कार्य में आपका खत्म हो गया। अब 4 कार्य में खत्म हो गया तो फिर कैसे नंबर मिलेगा। अब फिर देखिए, अभी आपने ठीक लिखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी बता दूं,
या अंतर अंतर तो चलिए ठीक है। देखिए दो चीज़ें और ध्यान रखिए, जब हम मान लीजिए तुलना पूछते हैं, जब हम तुलना पूछेंगे तो तुलना में अंतर भी लिखा करिए और पूरकता भी लिखा करिए, ध्यान रखिए। और जब मैं अंतर पूछता हूं तो अंतर आप लिख सकते, लेकिन ये 75 शब्द का है और आप चाहे होते तो इतने में अंतर लिखकर 2 लाइन नीचे दोनों को जोड़ भी दिए होते, जो और अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं। यहां पर आपने क्या किया, मैं पूछा हूं कि शासन प्रशासन में राजनीतिक मनोवृत्ति की प्रासंगिकता, तो आप सीधा सीधा लिख दिए। ऐसे प्रश्नों में विषय वस्तु और उदाहरण देना जरूरी है। आपने एक दो उदाहरण दिया है, पंचायती व्यवस्था का, महिला आरक्षण का दिया है, उसके साथ जो है जोड़ जोड़ के थोड़ा सा और अच्छा से लिखिए। चलिए कोई बात नहीं, आपका ठीक है। ये बताइए, उस दिन बोला था मनोवृत्ति को बाधित करने के लिए कितने फैक्टर हैं? 5। हाँ ठीक, बढ़िया। तो मान लीजिए हमको 5 फैक्टर है, तो उस दिन बोला था कि 5 ही नोट्स में लिखा है। आप कोई दुनिया का किताब पढ़ेंगे तो 5 ही मिलेगा, उसी 5 का जो है 10 व्याख्या हो सकता है, तो कब उसका 5 रट लिए होते। अब आप एक भी सटीक नहीं लिखे, तभी तो उसमें मैं क्या करूं? ये आप करेंगे कि मैं करूंगा? अब मैं यहां लिखा हूं कि 5 बाधाओं को लिखना है। आपको पता है कि बाधा आएगा तो वही 5 लिखना है। अब पहले मैं 3.5 नंबर दिया, फिर मैं पढ़ा, फिर काट के 3 नंबर दिया, हमको इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता मामला। चलिए कोई बात नहीं, करिए, सुधार करिए। ये वाला प्रश्न मैं बोला हूं कि जो एटीट्यूड है उसकी प्रासंगिक, पहले सोचा करिए, भावना बह के मत लिखिए, एकदम ऐसे मत करिए। चलिए आप लोग कॉपी दे दूं, 2-4 लोगों का और होगा। कहां पर रखा है? पारुल, बैठिए बैठिए। आपने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन आप देखिए समय आपका ज्यादा लगा है। मैं लिख दिया क्योंकि कॉपी देखने से पता चल जाता है कि आप 1.5 घंटे में इतना नहीं लिख सकते, आप 2 घंटा लिखी हैं। मैं तो बोला है कि मैं देख कर बता सकता हूं कि आप कितना समय लगा होगा। क्योंकि देखिए जैसे हम लोग जो सिग्नेचर करते हैं ना ऐसे, तो कभी सिग्नेचर पकड़ने वाले को देखे हैं कैसे पकड़ता है? फ्लो से पकड़ता है। आप किसी का हमारा सिग्नेचर बनाएंगे तो मान लीजिए हम कोई सिग्नेचर मान लीजिए ऐसे बना रहे हैं, ठीक, वो फ्लो कहां से लाएंगे आप? आप तो देख देख कर ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे कुछ करेंगे, फ्लो टूट जाएगा। तो ये या तो बहुत फ्लो में लिखा गया होता, तो आप प्रयास, आपने लिखा तो बहुत अच्छा है भाई, वो तो एक अलग समस्या है, लेकिन लिखा है आपने एकदम बहुत सटीक। हम तो मान लीजिए पढ़ पढ़ के सोच रहे थे कि कहाँ नंबर काटें। मैं आपको बताऊं, यदि ऐसा कॉपी लिख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये मैंने पूछा है बाधा, तो आपने पहले इसको समझाया, फिर देखिए आपने 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लिखा है। अब एग्जामिनर क्या नंबर काटेगा? 5 पॉइंट लिखा हुआ है, अब क्या करें उसमें? लेकिन बस समय कम कर लीजिए। आप लिख तो बहुत अच्छा रही हैं जतिन, ठीक है जतिन, बढ़िया, प्रयास हुआ सही है एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2-4 गलतियां लिख दिया हूं। जैसे मान लीजिए अब मनोवृत्ति का कार्य और महत्व है, तो कार्य से महत्व जुड़ जाएगा ना, दोनों को जोड़ जोड़ के लिख दिए होते, अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं है। उसे आप ठीक लिखे, बढ़िया। योगेंद्र, कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए, लिखा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ज्यादा, थोड़ा गुणवत्ता सुधारिए। अब मनोवृत्ति का महत्व कार्य इतना अच्छा मैं उस दिन बताया भी था आप लोगों को, तो उसमें से आपने एकदम सिंपल लिख दिया है, थोड़ा सा मतलब और भी अच्छा लिखिए। कोमल, ठीक है कोमल, ठीक है, पिछली बार से तो अच्छा है, लेकिन मैं सब काट पीट के लिख दिया हूं। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सूर्य, ठीक है, चलिए यहीं पर लिख दिया हूं। आप अध्ययन करके नहीं आए थे, तब कैसे लिखा है बताइए? मैं बोला हूं कि आप लोग क्या करिए, अपना नियम बनाइए कि सैटरडे को सुबह उठकर 3 घंटा 4 घंटा पढ़कर आकर दोपहर में लिखा करिए। मैं तो आप लोगों को 12 बजे से लेकर 6 बजे तक बोलता हूं कि इसके बीच आकर कभी भी लिखिए। मान लीजिए 4 बजे तक तैयारी होती है तो 4 बजे आइए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन हमें कहते हैं कि जितना चीज होना चाहिए, जैसे मान लीजिए हमें कहते हैं, आपका वही वाला प्रश्न निकालता हूं जो मान लीजिए महत्व कार्य, बताइए महत्व कार्य में 1, 2, 3 आपने लिखा है, वो भी 2 मिलता ही जुलता है,
बस ये बताइए कैसे। सुमित, ठीक है सुमित, अभी शुरू पिछला टेस्ट दिए थे, कोई बात नहीं। अब आपने भाई ठीक है, आपने प्रयास किया, 1 2 3 4 5वां भूल गए भाई, बाधा में 5वां नंबर भूल गए, कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अब मान लीजिए आपने लिखा तो चलिए लिखा, लेकिन आप उसके भीतर की विषय वस्तु भी भूल गए। हेडिंग तो आपने याद रखा, लेकिन भीतर का विषय वस्तु आपको ध्यान ही नहीं रहा कि क्या क्या चीज है। मैं उस दिन इसीलिए तो व्यवहार से बोलता हूं कि व्यवहार से जोड़ता हूं जिससे वो याद रहे। चलिए कोई बात नहीं, लिखते रहिए। हेमा, ठीक है बेटी, पिछली बार से लिखा है ठीक ना, घबराने से काम नहीं होता है। देखिए अब मान लीजिए आप भूल गए, ये जो है एप्टीट्यूड में बुद्धि कितना है, रुचि कितना है, प्रशिक्षण अभ्यास कितना है, तो आप भूल गए तो भाव लिख दी थी। कोई बात नहीं, भूलेगा, एक क्रम है इसी तरह से, लेकिन आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, लिखेंगे तो हो जाएगा। बढ़िया, एक क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा लिखा है इसमें। चलिए, तो ये मैं बता रहा था प्रशासनिक मुद्दों पर आधारित, तो उसमें आप लोगों को 4 चीज ध्यान रखना था। जैसे पहला चीज तो ये ध्यान रखना था कि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी है तो उसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वो ध्यान रखना है। प्रशासनिक अधिकारी का कार्य संस्कृति क्या होता है, प्रशासनिक अधिकारी तमाम नियम कानून से बंधा होता है, अपने मन से वो कार्य नहीं कर सकता है। और फिर बताया था कि विभागीय जो नियम है वो भी ध्यान रखना है। यदि मान लीजिए कुछ आप लोग इंटरनेट से पढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है, और नहीं तो कुछ जो मुख्य अधिकारी हैं उनका कार्य मैं बता दूंगा। मान लीजिए थोड़ा बहुत मैं भी अपना नौकरी को जो भी किया तो उसके कारण जो है, जैसे मान लीजिए जिला चिकित्सा अधिकारी है, चाहे मान लीजिए पंचायत अधिकारी है, चाहे इस तरह से जो सामान्य अधिकारी जिले में होते हैं, या जो आप लोगों का प्रश्न आता है वो सामान्य से ही पूछता है, तो उसका क्या क्या कार्य होता है, क्या क्या ज्यूरिसडिक्शन होता है, वो मैं कभी लिखवा दूंगा। 2 4 अधिकारियों का लिखवाऊंगा तो उससे आपको पकड़ बन जाएगा। चौथा जो प्रश्न पूछता है, कोई वास्तविक घटना देगा। जैसे मान लीजिए कोरोना संकट इस आया था क्वेश्चन, तो इस तरह से कोई घटना लिखेगा, कहीं क्षेत्र का वास्तविक घटना लिखेगा जो आप पेपर में पढ़े थे, तो वास्तविक घटना के संदर्भ में प्रश्न आता है। वास्तविक घटना के संदर्भ में, तो इसमें 1-2 साल में एकदम समसामयिक कोई मुद्दा लिखता है और रख कर जो है वो देखा जाए तो कहता है कि इसमें क्या क्या विकल्प आपका है, विकल्प की तलाश करने के लिए बोलेगा। तो जो विकल्प की तलाश करने के लिए बोलेगा तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम जो है 5 विकल्प अवश्य लिखा जाए। ये अपना नियम बना लीजिए, आया होगा क्वेश्चन, घर पे देखिएगा कि इस परिस्थिति में आपके पास क्या विकल्प है, तो 5 विकल्प तो हमको लिखना है। अब 5 विकल्प जो है हर जगह वही विकल्प चलता है, मैं आपको अभी सिखाता हूं। 5 विकल्प लिखना है। यदि थोड़ा सा और भी आप परिश्रम करेंगे तो 1-2 विकल्प और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा विकल्प होगा उतना ही अच्छा से जो है सबकी व्याख्या हो सकती है। और लास्ट में क्या किया जाता है कि जो एकदम उचित विकल्प होता है उसी को लिखकर जो है लास्ट में खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि एग्जामिनर सब पढ़ते हुए आता है तो भूल जाता है कि किस चीज पर आपने ज्यादा बल दिया था। या तो इसमें जो है एक निष्कर्ष भी लिख सकते हैं, 2 लाइन लिख दीजिए। इसके तहत 1-2 वर्ष के भीतर की घटनाओं का उल्लेख किया जाता है और विभिन्न विकल्पों को चयन करना होता है, विभिन्न विकल्पों का चयन करना होता है। इसमें कम से कम, इसमें न्यूनतम 5 विकल्प अवश्य लिखना है। इसमें न्यूनतम 5 विकल्प अवश्य लिखना है, क्योंकि उससे कम लिखेंगे तो फिर नंबर को काटना शुरू करेगा। कम से कम 5 विकल्प अवश्य लिखना है। प्रत्येक विकल्प का विश्लेषण करना है। प्रत्येक विकल्प का विश्लेषण करना है और आशावादी दृष्टिकोण रखना है। और आशावादी दृष्टिकोण रखना है।
तो ये मनोवृत्ति का प्रश्न होता है। ये मनोवृत्ति का प्रश्न होता है कि ये देखा जाता है कि आप कितने जो है आशावादी हैं, क्या आप सोच रखते हैं। और मैं बताया आजकल एक प्रश्न और भी आ रहा है, देखे होंगे कि एक बार पर्यावरण मुद्दा आया है, एक बार जलवायु परिवर्तन का मुद्दा आया है, एक बार सतत विकास का भी प्रश्न आ चुका है, एक बार जो है वो देखा जाए तो WTO और IMF और इस तरह का जो घटनाक्रम था उसका भी प्रश्न आया है, एक बार पेटेंट का भी प्रश्न आ चुका है। तो कोई अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दा है उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर एक बार आतंकवाद का भी क्वेश्चन आया है, अभी पिछले वर्ष के स्टडी में देख रहा था। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित तो मैं बताया इसमें जो आप लोग IR खूब पढ़ते हैं, जो करंट पढ़ते हैं, चाहे परंपरागत चीज पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए यूक्रेन संकट है। अब यूक्रेन संकट का कुछ केस स्टडी आ सकता है, या मान लीजिए सब करिए सीरिया का क्वेश्चन आ सकता है, या मान लीजिए खाड़ी देशों से संबंधित कोई प्रश्न आता है, या मान लीजिए जलवायु परिवर्तन पर है, चाहे मान लीजिए समुद्री कानून पर है, ऐसे प्रश्न आता है। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो आप पढ़े हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जो आप पढ़े हैं, उसको लाकर थोड़ा सा लिखिएगा। इसका भी क्वेश्चन में कुछ करा दूंगा, 2 लाइन लिख दीजिए। इसमें वैश्विक समस्याओं डैश आतंकवाद पर्यावरण युद्ध जैसे मामलों को रखा जाता है। ऐसे प्रश्नों में अंतर्राष्ट्रीय समझ आबलिक बोध की विषय वस्तु को लिखना है। और बहुआयामी पहलुओं को रखना है। जितना डायमेंशन हो सकता है सब लिखिए, कोई दिक्कत। देखिए जैसे मान लीजिए WTO का प्रश्न आ गया, तो आप लोग इकोनॉमिक्स में सर आप लोगों को WTO पढ़ाए होंगे, या मान लीजिए सबको करिए कि कोई पर्यावरण का प्रश्न आ गया, तो आप लोग JRF में पर्यावरण पढ़े होंगे, तो वो सब ला के लिखना है। अब ये नहीं सोचना है कि भाई हमें कहते हैं कुछ भी प्रश्न आएगा, पर्यावरण का प्रश्न आए, चाहे जलवायु परिवर्तन आए, चाहे कुछ भी आए, तो आप अपने मन से अतिरिक्त सूचना इसमें लिख सकते हैं। एक लाइन लिख दीजिएगा, इसमें अतिरिक्त सूचनाओं को, और इसमें अतिरिक्त सूचनाओं को रखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो ऐसे में 2-4 मामला बताया कि ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखिए समस्या, ये सब थ्योरी क्या करूंगा, बीच बीच में पढ़ाता रहूंगा, थोड़ा सा बस केवल जल्दी से इसको बता के कुछ शुरू किया जाए। समस्या समाधान का चरण, समस्या समाधान का क्या चरण है? समस्या समाधान का चरण, दूसरा जो पहलू बी है, तो यहां पर पहले एक चीज समझिए। जैसे मान लीजिए कोई समस्या जब लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये समस्या है, ये हमने कोई समस्या लिखा, तो सबसे पहले तो आपको जो है समस्या का पहचान करना है कि समस्या है किस तरह की, समस्या की पहचान करना है कि भाई समस्या किस तरह की है, सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, व्यक्तित्व से संबंधित समस्या है, किस तरह की समस्या है। अब इससे संबंधित में बताया कि आपको जो विषय वस्तु है, जैसे मान लीजिए कुछ तथ्य आपके पास है, कुछ आंकड़े आपके पास है, कुछ मान लीजिए करंट का कुछ आपके पास है, जैसे जलवायु परिवर्तन पर कुछ हमने पूछा, तो काप बैठक हुआ था ना, काप 26, तो भाई काप 26 हुआ था, तो उसका आपके पास कुछ नॉलेज है। या मान लीजिए सब करिए
कि अब इसमें आपके पास जैसे मैं बताया कि कौन कौन सा विकल्प है। जैसे मान लीजिए समस्या का समाधान करना है तो विकल्प भी तो देखना है कि हमारे पास कौन कौन सा विकल्प, और ऐसा विकल्प मत लिखिए जो एकदम पूरा ना हो सके। ऐसा विकल्प मत लिखिए, आदर्शवादी बात मत लिखिए, कोई व्यवहारिक बात लिखिए। मान लीजिए जैसे मैं केस स्टडी बनाया हूं कि जैसे आप कहीं पर रहते हैं, वहां पर जो है आसपास हॉस्टल में जो है वो देखा जाए तो बहुत ज्यादा बच्चा पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहा है। मान लीजिए सब करिए शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, ये सब अपना कर रहा है, तो ऐसे समय आप क्या करेंगे? तो ये बताइए, सबसे पहला चीज सोचिए कि आप पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो व्यवहारिक विकल्प क्या है कि हमसे क्या मतलब है, कोई शराब पी रहा है कि क्या कर रहा है, हमको ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है तो हमको यहाँ भी किराया देना है, दूसरे का किराया देना है, चुपचाप कमरा छोड़ेंगे, दूसरा कमरा ले लेंगे। और ज्यादा आदर्शवादी क्या होगा कि जाएंगे थाने में FIR कराएंगे, वहां सूचना देंगे कि यहाँ ये लोग इस यही करने के लिए आए हैं, तो उससे अच्छा तो गांव पे रखे सब किए होते हैं। ये मैं कह रहा हूं। अब बोले कि नहीं सर हम सुधारना, अब सुधारने के लिए आए हैं कि बनने के लिए आए हैं? तो ये ध्यान रखिए कि हमारे पास जो विकल्प है उसमें व्यवहारिक विकल्प कौन सा है। फिर मान लीजिए आपकी क्या सीमाएं हैं। मान लीजिए आप सपोज करिए कि जाकर उन लोगों को समझा रहे हैं, उनके साथ मार पिटाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब 10 बच्चे हैं, आप ही को उल्टा पीट दिए, थाने में शिकायत करने गए, पता लगे कि थानेदार पहले आप ही को बैठा दिया, पहले तुम चलो तो इधर। यही होता है थाने में। तो आपकी लिमिट क्या है, क्या क्या सीमाएं हैं। फिर मान लीजिए सब करिए, इसमें एक चीज और भी है, जो हितधारक है। हितधारक का मतलब कि जिसका हित प्रभावित हो रहा है उसमें कौन कौन से लोग हैं। ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए मकान मालिक को बता दिए कि भाई साहब ऐसे ऐसे होता है, अब इसकी वजह से देखिए पढ़ने लिखने वाले बच्चे आपके मकान में रहेंगे नहीं, अब मैं भी जा रहा हूं। इस तरह का जो चीज है उसको सब पता लगाना होता है समस्या की पहचान करने में। फिर मैं बताया कि जो जैसे मान लीजिए अभी मैं बताया कि विकल्प है, तो यहां पर विकल्प का भी चयन करना है, विकल्प का आपको चयन करना है। अब फिर मैं अभी बता रहा था कि सभी विकल्पों का विश्लेषण करना है, सभी विकल्पों का विश्लेषण अभिलेख मूल्यांकन करना है। अरे कोई भी विकल्प लेंगे, मान लीजिए आप चुपचाप कमरा छोड़ के चले जाएंगे तो 2 लोग कहने वाला मिल जाएगा ना, कह रहे भाई साहब आपसे आशा नहीं था, आप बड़े डरपोक व्यक्ति हैं। जो लोग ऐसा ही बोलेंगे। और जो समझदार व्यक्ति होगा, व्यवहारिक व्यक्ति होगा, बोलेगा पढ़ने लिखने आए हैं, चुपचाप पहले जो उद्देश्य लेके आए हैं उसको पूरा करिए, बाकी काम बाद में। तो यहां पर विश्लेषण भी करना है कि हमने ये निर्णय लिया तो उसके पीछे क्या पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, क्या इसका लाभ है, क्या इसका हानि है। अब ये सब जब कर लिए तो इसके बाद प्राथमिकता का निर्धारण करना है। प्राथमिकता का निर्धारण कि कौन सा काम पहले करेंगे। अब प्राथमिकता का निर्धारण करने के बाद सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। सर्वोत्तम विकल्प का चयन जो अभी बताया हूं कि सीधा मकान मालिक को बोलेंगे कि भैया ऐसा है कि हमारा 15 दिन का किराया बचा है, जो आपको देना हो दे दीजिए, रखना हो रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि मैं तो जाऊंगा आज। यही तो बोलेंगे। तो सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना है। जब यहां पर विकल्प का जब चयन किया जाता है तो मैं अभी बता रहा था कि विकल्प के चयन करने में भी सावधानी ध्यान रखना चाहिए कि व्यवहारिक विकल्प होना चाहिए जो लागू हो सके। व्यवहारिक विकल्प मतलब लोचशीलता, व्यवहारिक विकल्प का मतलब लोचशीलता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। और बताया कि कोई विकल्प का चयन करते हैं तो उसमें उपयुक्तता होनी चाहिए, रीजनेबिलिटी होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए। न्याय संगत का मतलब हुआ उपयुक्तता इसकी होनी चाहिए। कोई भी विकल्प चयन करेंगे, ये बताइए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं हो सकता, इससे अच्छा बहुत सारे विकल्प हो सकता है, लेकिन हमें कहते हैं कि ये विकल्प हमारे लिए सबसे अच्छा है, इसलिए हमने इसका चयन कर लिया कि चुपचाप बैठ के पढ़ना है
कमरे में और हमारे पास सामान्य आईक्यू है, हम परिश्रम कर सकते हैं, तो हम पढ़कर कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है नेतागिरी करने में मेहनत नहीं है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि देखिए नेता लोग, उसका अलग फील्ड है, वो अलग मेहनत लगता है। बिजनेस करना है तो उसके लिए अलग मेहनत है, उसका अलग सुख दुख है। आपको लगता है कि हम पढ़ लिख कर कुछ बन सकते हैं, इसलिए आपने इस विकल्प का चयन कर लिया। इसका मतलब संभाव्यता कि कोई भी विकल्प है तो हमारी संभावना है कि ये ठीक है। वो तो जैसे कोई भी दुनिया का निर्णय ट्रू और फॉल्स नहीं हो सकता, ऐसे समझिए। कोई भी दुनिया का निर्णय ये ट्रू और फॉल्स के बीच में ही बिलोंग करता है। जब आप सोचते हैं तो मान लीजिए यहां पर बिलोंग कर रहा है। अब मान लीजिए सपोज करिए, एक बार जब सोच लिए कि नहीं हमको ये काम करना है, तो फिर चुपचाप जो है मन लगाकर उस काम को करिए। तो धीरे धीरे मन लगा के काम करेंगे तो ये धीरे धीरे जो है ट्रू हो जाएगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक बार जीवन में मान लीजिए सोचे, हो सकता है कि उनका सोचना यहां पर रहा हो, थोड़ा सा परिश्रम करते तो बन जाते, लेकिन इतना जीवन में लापरवाही शुरू किए कि धीरे धीरे करते करते 5-7 साल के बाद जो है यहां पर पहुंच गए। तो दुनिया का कोई भी निर्णय सत्य और असत्य के बीच में ही बिलोंग करता है। उसको सत्य बनाना और असत्य बनाना ये हम लोगों की क्षमता होती है। तो यहां सर्वोत्तम विकल्प का चयन आपने कर तो लिया, लेकिन आप अच्छा से तर्क यदि लिखेंगे तभी उसका जो संभाव्यता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ सकती है। तो यहां पर जो है संभाव्यता जो है, प्रोबेबिलिटी जो है, वो भी जरूरी है, संभावना। अब फिर मैं बताया कि जब विकल्प का चयन करते हैं तो दो चीज हमेशा ध्यान रखिए कि विकल्प का चयन करते समय जो है नैतिक चीज होनी चाहिए, व्यवहारिक पहलू होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी बोला कि बाढ़ आ गया, अब वहां पहुंच गया आप अधिकारी हैं, तो क्या बोलेंगे? बाढ़ बढ़ता चला जा रहा है। सबसे पहला चीज लोगों से बोलेंगे कि सब लोग निकलिए, यहां से जाइए, अपना सामान उठाने के चक्कर में मत पड़िए। जो पशु वशु हैं, उन पशु वशु का सब जो है वो देखा जाए तो जो भी रस्सी डोरा है सब खोल दिया जाएगा, क्योंकि कोई पशु फंस न जाए। सबको वहां से पहले जाने के लिए कहा जाएगा। और उसी में कुछ लोग मानते तो है नहीं, अपना सामान मान भी ले जाएंगे। तो जो छोटा मोटा सामान है उनसे कहा जाए कि जल्दी से निकालिए और चलिए, और उनको ये सांत्वना दिया जाए कि सामान के चक्कर मत पड़िए, जीवन बचा रहेगा, दूसरा सामान आ जाएगा, बाद में सरकार भी सहायता कर देगी, पहले जीवन बचाइए। ये महत्वपूर्ण है ना। तो यहां पर व्यवहारिक पहलू, अब ये नहीं कि हम बस बुलवा रहे, रुकिए थोड़ा सा वेट करिए, अब ट्रक आ रहा है, ट्रक और चक्कर मत पड़िए, जितने लोग दूर जा सके चले जाइए। जैसे मान लीजिए आप सड़क पे जा रहे हैं, अब वहां गोलीबारी हो रही है, आपको पता चला कि सामने से गोली चला रहा है, तो वहां पर व्यवहारिक विकल्प क्या है? गोली चला रहा है तो आप जितना जल्दी से दूर जाएंगे उतना ही गोली लगने की संभावना कम हो जाएगी। लगेगा अभी तो बहुत इफेक्ट नहीं होता है। कोई कट्टा से गोली चला रहा है तो कितना 50-60 मीटर बस ज्यादा 60 मीटर मैक्सिमम। यदि 60 मीटर निकल गए तो उसका गोली का असर थोड़ी ना होगा। कोई रिवॉल्वर से गोली चला तो ज्यादा ज्यादा कितना 100 मीटर बस। कोई राइफल थोड़ी ना कि 3 किलोमीटर तक जो है वो देखा जाए तो उसका पेंट्रेशन पावर है। तो ये सब व्यवहारिक विकल्प है ना। अब कोई कट्टा चला रहा है और आप जाकर उसका कट्टा छीनने लगे, कट्टा छीनिए मत, वहां से दूर जाइए पहले, क्योंकि कट्टा छीनने के चक्कर में आप दौड़ेंगे, हो सकता है कि कट्टा आपको लग जाए। ये व्यवहारिक कह रहा हूं कि आपको लगेगा कि नहीं जाके कट्टा छीन लेंगे, अरे कट्टा छीनिए छोड़िए, आप तो दूर भागिए केवल। यदि 20-25 मीटर भी दूर चले गए तब भी कुछ नहीं होना है, मरेंगे तो नहीं, कंफर्म है। तो ये सब थोड़ा सा सोचना है। अब यहां पर दो चीज ध्यान रखना है। ये जो समस्या समाधान का जो चरण है, इस चरण में जो है एक तो सामान्य पहलू है। इस चरण में जो मैं समझाया हूं इसमें दो चीजें हैं, एक तो सामान्य पहलू है और दूसरा कुछ विशेष पहलू है। विशेष पहलू है तो कुछ सामान्य पहलू में मैं बता देता हूं 2-4 और कुछ विशेष पहलू में बता देता हूं। दोनों चीज का ध्यान रखना जरूरी है।
जो अभी चार्ट बनाया था, ऐसे बनाना हो तो बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो खींच लीजिए। यहां पर जब आप समस्या की पहचान कर रहे हैं तो अपने विवेक से पहचान करिए, बुद्धिमत्तापूर्ण कुछ जो है चीजें होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए पीटी का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर भी तो निर्णय लेते हैं, वो भी निर्णय ही है। उसमें एक चीज अपने दिमाग से हटा दीजिए कि जो लोग पास होते हैं वो आपसे ज्यादा जानते हैं, तो हटाइए। जो पास होते हैं वो उस समय अच्छा से निर्णय ले लेते हैं बस, और आप उस समय निर्णय नहीं ले पाते हैं। इतना ही हुआ, मतलब दिमाग का प्रयोग करना। आपको पता है कि 2 घंटा है, भगवान ने दिमाग दिया तो 2 घंटा दिमाग लगा के जाऊंगा, जो होगा हो जाएगा। यदि ऐसा सोच लिए तभी पीटी नहीं फेल हो सकते। लेकिन वही है कि पेपर देखते समय आपका दिमाग वहां खराब हो गया, बीपी बढ़ गया, बस हो गया काम। वो तो चाहता ही है कि आप पेपर देखते ही आपका दिमाग वहां खत्म हो जाए। उल्टा सीधा इधर उधर क्वेश्चन देखते, कोई क्वेश्चन आपको आ ही नहीं रहा है। देखिए मान लीजिए ऐसा भी होता है, पेपर आप करना शुरू करते हैं, 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, ऐसा भी होता है आईएएस में। लेकिन पास करने वाला व्यक्ति कुछ नहीं, पास करने वाला व्यक्ति अपना 10 क्वेश्चन कोई बात नहीं, 85 तो मेरिट जाएगा, अभी तो 10 ही देखा हूं, 20 में भी एक नहीं है कोई आया, तब भी सोचेगा अरे अभी तो 80 बचा है। सोचिए 20 में से एक भी क्वेश्चन नहीं आया तब भी सोचेगा अभी तो 80 बचा है। ऐसा मनोवृत्ति रखना है, लिखते समय भी ये मनोवृत्ति दिखाई देनी चाहिए। तो हमें बताया 2 चीजें। सामान्य पहलू का मतलब यह है कि जो आपने नैतिकता का इतना सब अध्ययन किया, 2, 4, 10 क्लास आपने पढ़ा, तो नैतिकता के प्रति जागरूकता इसमें दिखाई देनी चाहिए केस स्टडी। नंबर 1 सामान्य पहलू में नैतिकता के प्रति जागरूकता, नैतिकता के प्रति जागरूकता, उसकी व्याख्या 2 लाइन लिख दीजिए। सामान्य नैतिक नियमों को लिखना है, सामान्य नैतिक नियमों को लिखना है और अपने पूर्वाग्रह से बचने का प्रयास करना है। सामान्य नैतिक नियमों को लिखना है और अपने पूर्वाग्रह से बचने का प्रयास करना है। अपने देखिए आपका मन, जैसे लोग पूर्वाग्रह, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं बहुत सारे लोग होते हैं तो उनकी सोच अलग होती है। अपने सोच से मत लिखिए, आप सामान्य नैतिक नियम लिखिए कि ये चीज होनी चाहिए। अपना उसमें मत सोचिए कि हम ऐसा सोच रहे हैं, अपने बारे अपना छोड़िए। आप सामान्य जो पढ़ते हैं, जो पढ़ाया गया है, चाहे जो पढ़ा जाएगा उसको लिखने का प्रयास करिएगा। और दूसरा चीज इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि आप भारत में केस स्टडी लिख रहे हैं, अमेरिका में नहीं, यहां पर उत्तर लिख रहे हैं। इसलिए जर्मनी और अमेरिका का जो चीज यहां मत लिखिए। भारत की जो सभ्यता संस्कृति है उसके अनुसार जो है क्या होना चाहिए। नंबर 2, नैतिक निर्णय करते समय भारत की सभ्यता संस्कृति वातावरण, भारत की सभ्यता संस्कृति वातावरण, सोच विचार आदि के आधार पर समाधान लिखना है। और तीसरा चीज होता है मोरल इंटेंशन, नैतिक अभिप्राय। नैतिक अभिप्राय का मतलब यह है कि आप जब लिख रहे हैं तो आपको लिखते समय जो है
ये नहीं पता चलेगा कि मैं सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं। जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना टाइम तो केस स्टडी में मिलेगा नहीं। लेकिन आप यदि एक चीज ध्यान रखेंगे कि हमारा जो नियत है, हमारा जो इंटेंशन है वो गलत नहीं है लिखते समय। जैसे मान लीजिए आप, वही मैं बताया कि आप ये भी तो लिख सकते हैं कि भाई ठीक है एक्सीडेंट हुआ है, हम गाड़ी से हैं, तो ऐसे हिसाब में तुरंत जो है, आप जानते हैं कि भाई आप जिस जिले में अधिकारी होते हैं आजकल सबका जो है वो दरोगा से लगाए एसआई तक, इंस्पेक्टर से लगाए डिप्टी एसपी तक, सबका नंबर सबको मिल जाता है। वेबसाइट पर भी रहता है। जब अधिकारी होते हैं तो अलग से एक फोल्डर उपलब्ध करा दिया जाता है, वो मुख्यालय में होता है, आईटीसी डिपार्टमेंट में, उसको फोन कर दिया जाता है कि हमारे व्हाट्सएप पर जरा भेज दो, वो पूरा फाइल ही भेज देता है। अब फाइल भेज कर उसको रख दिया जाता है। तो आप जब अधिकारी मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब जब रास्ते में जा रहे हैं तो तुरंत जो है घटना को देखते समय तुरंत जो है थाने पर फोन कर देंगे, उसको सूचना दे देंगे, जो भी वहां पे एसआई जो भी है अपना इंस्पेक्टर है जो भी, उसको बता देंगे कि ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई, थोड़ा सा तुम भेजो लोगों को, 2-4 गाड़ियां जरा सा भेज दो। आसपास का गांव है, जो लोग मान लीजिए वहां पर तमाशा देखने के लिए आए उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अपनी गाड़ी उड़ी लाइए, हैं इन लोगों को हम लोग हॉस्पिटल ले चले तुरंत। अब देखिए ये सब आपने करना शुरू कर दिया, आपको पता है कि हमको चुनाव ड्यूटी में जाना है, ये सब कर दिए। उसके बाद जो आसपास का कोई मान लीजिए कोई न कोई परिचय का अधिकारी रहता ही है, उसको भी सूचना दे दिए कि भाई साहब मैं तो थोड़ा जा रहा हूं, आप अपने हिसाब से ऐसा देख लीजिएगा। इतना करके आप चले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि मान लीजिए वहां पर पुलिस वाला आ गया, अब पुलिस वाला बता दिया कि नहीं भाई साहब जाइए सर, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग संभाल लेंगे, अब जा सकते हैं। तो इंटेंशन, तो आप लिखते समय ध्यान रखिए कि आप जो लिख रहे हैं आपका इंटेंशन सही है। तो ऐसी व्याख्या लिखिए जिससे ये लगे कि नहीं आप जो है रूढ़ प्रवृत्ति के नहीं है। 2 लाइन लिख दीजिए इसमें। नियत सकारात्मक होना चाहिए, नियत सकारात्मक होना चाहिए, अर्थात सार्वजनिक स्वार्थ भावना, सार्वजनिक स्वार्थ भावना, सार्वजनिक स्वार्थ भावना की पूर्ति होती हो, सार्वजनिक स्वार्थ भावना की पूर्ति होती हो, अर्थात जनता के हित में होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल बता देता हूं, सड़क के बीच में मंदिर आबलिग मस्जिद को हटवाना, ऐसा भी आता है। सड़क के बीच में मंदिर आबलिग मस्जिद को किनारे पर हटवाना या दूर ले जाना। अच्छा आप अधिकारी हैं, मान लीजिए बीच में हम कहते चांदनी चौक, हनुमान जी का मंदिर था, जो लोग चांदनी चौक गए होंगे तो हाँ, तो हमें कहते हैं वो देखा जाए तो वो बगल में चला गया ना, तो बगल में चला गया। या मान लीजिए सबको करिए भजनपुरा कभी जाएंगे तो जाते समय जो है लेफ्ट हैंड साइड में रोड पर जो है मस्जिद है, छोटी सी एक मकबरा टाइप का है छोटा सा। तो मान लीजिए हमें कहते हैं कि अब हम लोग जाते हैं तो हम लोग का तो ध्यान चला जाता है ना कि ऐसे है, तब वहां पर मान लीजिए जो अधिकारी है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां अक्सर एक्सीडेंट होता रहता है कुछ ना कुछ। तो उस एक्सीडेंट को जो मान लीजिए उसका सब आंकड़ा इकट्ठा करके, उसका कुछ वहीं पर कैमरा भी लगा हुआ है, सब वीडियो निकाल कर धीरे धीरे आसपास के लोगों को जो है बताना शुरू करवा दे कि भाई देखिए इस मस्जिद से हम तो चाहते हैं कि न हटे, लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर बहुत एक्सीडेंट होता है, इधर उधर सब बात बताएगा, 2-4 महीने बताएगा, धीरे धीरे जब मैनेज हो जाएगा उसके बाद रात में उठाकर जो है साइड में करवा देगा, काम खत्म हो गया। चांदनी चौक वाला भी तो यही हुआ था, रात में पूरा उठवा के दूसरे का रखवा दिया गया, जब तक लोग जाने तब तक काम खत्म। तो यहाँ पर देखा जाए तो अब बाकी लोग जो है जब कहेंगे तो आपकी मनोवृत्ति जो है मंदिर और मस्जिद से नहीं थी, आपकी मनोवृत्ति जनहित में था कि नहीं भाई रोड डिस्टर्ब होता है लोगों को आने जाने में, ये इंटेंशन होना चाहिए। तो कुछ लिखिए तो इस तरह से लिखिए। एक चीज होता है, एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, नैतिक जो व्यवहार है, नैतिक व्यवहार
का स्वरूप कैसा है, नैतिक व्यवहार का स्वरूप कैसा है। नैतिक व्यवहार के स्वरूप का मतलब कि जैसे ही मैं बताया कि 200-500 लोगों को आपने पहले बताया, एक आम सहमति बनाया, आपने यह भी एनालिसिस किया कि यदि मैं ऐसा करूंगा तो परिणाम की तीव्रता कितनी होगी, इसका प्रभाव कितना होगा, क्या क्या हो सकता है। 370 हटाया गया तो आपको ध्यान होगा 370 जिस दिन हटाया गया उसके पहले जो है वह देखा जाए तो पूरा कश्मीर को जो है छावनी में बदल दिया गया था, याद होगा। लोग समझ नहीं पाए थे हो क्या रहा है। और 370 का जब मान लीजिए विधेयक पेश किया जाता हटाने का, उसके पहले जितने बड़े बड़े नेता थे सबको जो है नजरबंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो है भाई रिस्क नहीं उठाया जा सकता है। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब कोई चीज है तो मान लीजिए सपोज करें कि कार्य है और उसका परिणाम है, उसके बीच समय का अंतर भी देखना है कि हम जो निर्णय ले रहे हैं वो निर्णय जो है समय से होना चाहिए। आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी मान लीजिए पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मान लीजिए जब 40 साल के हो जाएंगे, 45 साल के हो जाएंगे, तब मान लीजिए कभी मैं मिलूंगा, मन जानते हैं सर अब बहुत पढ़ने का हमको मन करता है, उस समय अब पढ़ के करेंगे क्या, पहले तो ये बताइए। जब पढ़ना था तो पढ़ने में आपका मन लगा नहीं। तो यहां पर जो है समय से भी वो निर्णय होना चाहिए कि अच्छा समय लगे। दोनों लिख दीजिएगा, आम सहमति, परिणाम की तीव्रता, नैतिक व्यवहार के स्वरूप में आम सहमति, परिणाम की तीव्रता, परिणाम की तीव्रता, कार्य और परिणाम के बीच समय का अंतर, कार्य और परिणाम के बीच समय का अंतर, समय से निर्णय, समय से निर्णय, आदि पहलू ध्यान रखना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है कि मोरल अवेयरनेस जो है, नैतिकता की जो जागरूकता है, या मान लीजिए सब करिए कि जो मोरल जो जजमेंट कर रहे हैं, या इसी प्रकार से मैं बताया कि इंटेंशन का ध्यान रखना है कि इंटेंशन सही होना चाहिए। और मैं अभी बताया कि नैतिक व्यवहार का स्वरूप कैसा है, तो स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए अधिकारी बहुत रिजिड नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, अधिकारी बहुत रिजिड नहीं होता है कि नहीं मैं मंदिर किसी कीमत पर इसको हटवाऊंगा। एक बार कोशिश करेगा, जब उसको लगेगा कि नहीं मामला गड़बड़ हो सकता है, रोक देगा, उसको ठंडे बस्ते में डाल देगा। जब माहौल कुछ देख लेगा कि अब फिर ठीक हो गया है, तब फिर एक्शन शुरू करेगा। तो हमको चूंकि आम जनता के हित में करना, आम जनता ही नाराज हो जाएगी जब आसपास के लोगों को एक बार समझा देंगे। देखिए मान लीजिए हमें कहते हैं चुनाव में आपका ड्यूटी लगता है, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले जो है उस लोग, वहां के जो लोग हैं उनको समझा बुझा देते हैं कि भाई साहब देखिए यहाँ पर चुनाव होता है, अक्सर गोली चलती है, कुछ ना कुछ होता है, थोड़ा कड़ाई करूंगा, ठीक है साहब कोई बात नहीं, आप लोग के साथ हम लोग हैं। ऐसे धीरे धीरे माहौल बना लिए, और उसके बाद लोग तो मानेंगे नहीं, कुछ करेंगे ही, 2-4 लोगों का हाथ पैर तोड़वाना ही पड़ेगा। तो वो लोग आपका समर्थन में रहते हैं कि अधिकारी पहले समझा दिया था और तुम लोग माने नहीं, इसलिए लाठीचार्ज करवाया। तो आम सहमति बनाने का प्रयास करना चाहिए। अपना व्यक्तिगत निर्णय हमको नहीं लागू करना है, आम जनता से सलाह मशवरा करके कहीं न कहीं उसके हित में वहां की परिस्थिति को देखकर काम करना है। एक तो ये सब चीज हो गया। कुछ विशेष पहलू का मतलब है, पॉइंट भी लिख दीजिए 2-4-5, ज्यादा नहीं, बाकी मैं लिखा हूं पढ़िएगा, उसमें थ्योरी बहुत लिख रखा हूं, क्योंकि ज्यादा मैं बीच बीच में बताता रहूंगा। ये देखिए यहां पर केस स्टडी है, तो केस स्टडी होता क्या है, सब 50 पेज यही लिखा है। धीरे धीरे मन करेगा सब पढ़ डालिएगा, इससे भी थोड़ा सा समझ में बन जाएगा। मैं भी कुछ बताता रहूंगा। विशेष पहलू का मतलब यह है, जैसे ऐसे समझिए, कोई भी समस्या होता है तो समस्या का मूल कारण भी होता है, एक सहायक कारण भी होता है। तो समस्या का मूल कारण क्या है? जैसे मान लीजिए बार बार आपको रोग हो रहा है, बार बार मान लीजिए आपका पेट खराब हो रहा है,
तो आपको सोचना चाहिए कि दवा तो ले लिए, चलिए सिफ्रान सिटी खा लिए, तुरंत ठीक हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये तो विचार करेंगे कि यार हमारे खाने पीने का लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है। रोज आपके सर में ही दर्द होता है, कितने लोग ऐसे भी होते हैं, रोज उनके शरीर में ही दर्द हो रहा है, तो रोज सर में दर्द हो रहा है तो दवा तो खा लीजिए, लेकिन ये तो सोचिए कि सर में दर्द हमारे आखिर क्यों हो रहा है। डॉक्टर से भी तो पूछिए कि सर ये हमेशा जो है हमारे सर में दर्द रहता है, ऐसा क्या है, कुछ जांच लिखेगा, कुछ अपना लाइफ स्टाइल सोचिए। लाइफ स्टाइल सोचिए कि सुबह उठ के हम घूमते टहलते हैं कि नहीं, कुछ योगा करते हैं कि नहीं, क्या हमारा है फिजिकल वर्क, क्या सब बहुत सारे मायने रखता है ना। तो हम लोग को विशेष जो पहलू है उसमें ध्यान रखना है कि हर घटना के पीछे जो मूल कारण है उस मूल कारण की पहचान करना है, जिसको हम लास्ट में जरूर लिखेंगे क्योंकि उस पर नंबर देगा हमको। नंबर 1, समस्या के मूल कारण की पहचान करना, मूल कारण की पहचान करना, मूल कारण की पहचान करना और अन्य सहायक कारणों का भी उल्लेख करना। अब दूसरा जी देखिए, कोई समस्या है तो उससे जो है सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग कौन है, ये भी हमको ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग कौन है, क्योंकि हम उसी के हिसाब से निर्णय लेंगे। 10-5 लोगों के लिए गांव में निर्णय नहीं लिया जाता है, ज्यादातर लोगों के लिए क्या निर्णय होगा। जिसमें अभी बताया कि बाढ़ आ गया, तो बाढ़ आ गया तो देखिए जो भी ट्रक है, चाहे गाड़ी है, चाहे ट्रैक्टर, जो भी चीज मिला उस पर लोगों को कहा जाता है बैठिए जाइए। लोग कहते हैं साहब हमको ट्रक पर बैठा के भेजेंगे, तो बैठो यार जाओ, बाद में तुमको कार पे घुमा दूंगा। देखिए उसमें व्यक्ति को नॉर्मल भी कर दिया जाता है। जैसे चुनाव ड्यूटी में मान लीजिए, देखिए कोई जेई है, कोई मान लीजिए इंटर कॉलेज में कोई लेक्चरर है, उसकी ड्यूटी लग जाती है पीठासीन अधिकारी में, लगती है ड्यूटी। जिले में नहीं बस मिला, नहीं सुविधा मिला, तो ट्रक को ही बुला दिया जाता है, कहा जाता है बैठिए इसमें। अब मान लीजिए भाई इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल साहब हैं, चाहे लेक्चरर हैं, तो बोलेंगे ना साहब हमको बताइए ट्रक में बैठा के भेज रहे हैं, आप लोग बस की व्यवस्था नहीं कर पाए। देखिए अधिकारी भी कहता है कोई बात नहीं, चलिए अभी हम आपके साथ बैठ रहे हैं ना, हम भी इसी से चलेंगे। अब बैठ भी जाता है, उनको तसल्ली देने के लिए खुद भी बैठ के चलता है। अब बोल देता है अपने कार वाले से पीछे पीछे आना, इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए चल रहा हूँ, इसी में बैठ के, नहीं तो ये लोग हंगामा करेंगे, उसी में अपने बैठ जाएगा। तो मैनेज करना है। उस मास्टर व्यक्ति को भी पता है कि अधिकारी है तो कार से ही चलता है, लेकिन ये हमको मैनेज करने के लिए बैठ रहा है, पता है, लेकिन वो करना उस समय जरूरी है। क्यों? जाके डीएम साहब से बोल देंगे सब, तो डीएम साहब आपको पहले पकड़ेंगे कि यार तुम बस की व्यवस्था नहीं बना पाए, ट्रक से भेज रहे हो लोगों को। तो ये सब बवाला करने से अच्छा है कि सबके साथ, तो ऐसा हमको निर्णय लिखना है जिससे लोग संतुष्ट रहें। तो यहां पर दूसरा जो चीज है जो मैं अभी बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावित लोग। नंबर 2, समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति की पहचान करनी है। समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति की पहचान, सबसे ज्यादा प्रभावित व्यक्ति की पहचान, और अन्य लोग किस तरह से प्रभावित होंगे। अन्य लोग किस तरह से प्रभावित होंगे, इसी को देखिए। जैसे मैं बताया कि कोई केस स्टडी में लिखूंगा तो उसमें कुछ ना कुछ बाधा जरूर होगी, क्योंकि आप आदर्श लिखेंगे, कुछ ऐसा लिखेंगे तो आप फंस जाएंगे उसमें। जैसे मैं अभी बताया, अब गाड़ी नहीं है, चुनाव होना है, ट्रक वाला खड़ा है, लोग बैठ नहीं रहे हैं उसमें, आप हैं अधिकारी, अब लोग बैठने को राजी नहीं, बोल दो नहीं साहब हम लोग नहीं बैठेंगे। अब बताइए एकदम आप लाइफ चौपट कर दिया हम लोगों का। तो मान लीजिए लोग हाँ अपना बोलना शुरू कर देते हैं गांव देहात में। अधिकारी देखिए हंसते हुए बोलता है कि अरे आइए मास्टर साहब, हम भी जो है इसी तरह से रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, अरे थोड़ा सा आपसे 10-5 हज़ार रुपये ज़्यादा सैलरी पाता हूँ, सैलरी तो आप ही ज़्यादा हमसे पाते हैं। अधिकारी से सामान्यतः जो लेक्चर प्रोफेसर लोग हैं वो ज़्यादा सैलरी पाते हैं। देखिए बोल भी देता है कि हमसे ज़्यादा आप ही सैलरी पाते हैं, वो तो थोड़ा हमारा काम दूसरे तरह का, ये चलिए बैठा जाए, मत नाराज होइए। इस तरह से देखिए अपना समझा बुझा के बैठा देता है। तो बाधा वहाँ पर है। अब अधिकारी अकड़ के बोले कि यदि नहीं बैठेंगे
तो बैठा दूंगा, पुलिस वाले बोले उठा के फेंको तो इन लोगों का बैग, गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। बात समझ, जो काम आसानी से हो सकता है उस काम को आपने जबरदस्ती का वहीं पर टेंशन लेना शुरू कर दिया। तो इसको हर केस स्टडी में कुछ बाधा रहेगा, हर केस स्टडी में कुछ अवसर रहेगा। अवसर यह है कि आप इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप अधिकारी हैं, समझदार हैं, तो उस समझदारी का परिचय दे दिए होते। जाएंगे डीएम के पास तो भी आपको बोलेगा अरे यार बाप बेवकूफ व्यक्ति तुम हो, तुम बताओ इतना पढ़ लिख के आए हो, तुम मास्टर लोगों से उलझ गए, जाकर क्यों उलझ गए बताओ? उन्हीं लोगों को चुनाव करवाना है, तुम तो चुनाव करवा नहीं पाओगे। वही लोग बेचारे जाएंगे, वही लोग बक्सा ढो के ले जाएंगे, सब लिखेंगे, पढ़ेंगे, चुनाव कराएंगे। तुम्हारे बस की बात है बक्सा ढोना? जाओ समझाओ, आखिर वो भी यही बात कहेगा। तो यही काम पहले अब कर लिए होते। नंबर 4, केस स्टडी में बाधा और अवसर की पहचान। बाधा और अवसर की पहचान, बाधा और अवसर की पहचान करना है। बाधा और अवसर की पहचान करना है, ठीक है, कि कौन कौन सा बाधा है और कौन कौन सा अवसर है। अवसर यह है कि पढ़े लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मना लेंगे। देखिए अधिकारी कितने लोग नाराज होते हैं। गन्ना मिल उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हर साल एक ही बीमारी है। लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जिनका पैसा बकाया है धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं इधर उधर। अधिकारी कुछ करता थोड़ी जाता है, सब लोगों को पानी नहीं पिलाएगा, अच्छा से बातचीत करेगा। बोले भाई देखिए सब लोगों का लिस्ट हमको पता है कि आपका इतना बाकी है, आपका इतना इतना बाकी है। आप सब लोग जो है देखिए कुछ फंड पड़ा हुआ है, आज से ही शुरू करता हूं। ऊपर से जितने लोग हैं तो ऊपर से 2 लोगों को मैं पैसा देता हूं, बीच लोगों से 5 लोगों को देता हूं, लास्ट में से 5 लोगों को देता हूं। आज 10 लोगों का चेक बना के देता हूं। बैठिए, जाएगा अंदर से 10 लोगों का चेक बनवा के लेके नाम पुकारेगा, फला लीजिए, फला लीजिए। 10 लोगों का चेक देगा, कुछ नहीं बोलेगा। 10 लोगों का चेक देने के बाद बोलेगा आज 10 लोगों का दिया ना, कल 20 लोगों का फिर दूंगा, चलिए बंद करिए धरना प्रदर्शन। तो हमें कहते हैं देखिए मामला सलट गया ना, दूसरे दिन भले 20 लोगों का न दिया जाए, 10 लोगों का फिर दे देगा, 2 दिन छुट्टी हो जाएगा, फिर 10 लोगों का दे देगा। 1000 लोगों का पैसा बाकी है और धीरे धीरे 10-10 लोगों का, 15-15 लोगों का देता रहेगा और इस तरह से मामले को अपना करता रहेगा। क्योंकि ऊपर से उसको पता है कि बजट है नहीं, जिले में केवल बजट 50 करोड़ रुपए का पड़ा है, बकाया जो है 100 करोड़ रुपए का है, तो सब तो दे नहीं पाएगा। लेकिन धीरे धीरे 10-5 लोगों को देकर मैनेज करते करते मार्च अप्रैल मई गुजार देगा और फिर जून में जब पैसा आएगा तो सबका मिल जाएगा। ये तरीका है। एक पटो लिखिए, उसमें जैसे मैं बता रहा था कि जो विकल्प है, विकल्प में व्यवहारिक तर्क रखना। लिख दीजिए, विकल्प में व्यवहारिक तर्क, विकल्प में व्यवहारिक तर्क रखना, व्यवहारिक तर्क रखना। और सरकार की स्थिति को भी, सरकार की स्थिति को भी समझने का प्रयास करना कि पैसा है नहीं, आप कैसे दे पाएंगे। सरकार की स्थिति को भी समझने का प्रयास करना। देखिए 2 तरह की समस्या होती है, एक त्वरित समस्या होती है, एक अल्पकालिक समस्या होती है, एक दीर्घकालिक समस्या होती है। तो हर जगह ध्यान रखिए कि अल्पकालिक क्या समाधान है और दीर्घकालिक क्या समाधान है। अल्पकालिक क्या समाधान है और दीर्घकालिक। हर साल एक ही जब बीमारी है तो देखिए जब लखनऊ में मीटिंग होता है तो स्पष्ट रूप से हम लोग कह देते साहब देखिए इस बार तो हम इधर उधर करके सब मामला निपटा दिए, अगली बार मत करवाइए ये सब। हर बार यही हो रहा है 3 साल से। अगली बार क्या करिए, पहले ही बजट अलग से फंड बनवा लीजिए जिससे जो है उनका पेमेंट वेमेंट कायदे से हो जाए। क्योंकि या तो हमारा ट्रांसफर कर दीजिए वहां से, क्योंकि एक ही अधिकारी 2 साल से यही काम करेगा तो लोग नाराज हो जाएंगे, पहचान भी जाएंगे। ये भी होता है। तो दूसरे अधिकारी को भेज दिया जाता है, चलिए भाई ठीक ही कर रहे हैं, दूसरे को भेज दिया जाता है, दूसरा भी 2 साल मैनेज करे, इस तरह से। तो यहां पर ध्यान रखना है कि अगला पॉइंट लिख दीजिए, त्वरित समस्या, त्वरित समाधान और दीर्घकालिक समाधान दोनों की पहचान करना। त्वरित समाधान और दीर्घकालिक समाधान दोनों की पहचान करना।
दोनों की पहचान करना। अब देखिए, जैसे मान लीजिए ये सब तो विशेष पहलू हुआ कि आपको दोनों समाधान लिखना चाहिए कि भाई तुरंत तो समाधान में कर दूंगा, लेकिन आगे के लिए भी सरकार को कुछ हम लिख पढ़कर अपना रिपोर्ट लगा के भेज देंगे, ऐसा भी लिखना चाहिए। जैसे अभी मैं बताया कि बाढ़ वाला हो गया, आप हर जगह ऐसा लिख सकते हैं। जैसे बाढ़ वाले में है, तो जैसे मैं बता रहा हूं, अभी मान लीजिए उत्तराखंड में आजकल जो है भूस्खलन का समस्या आया है। तो भूस्खलन का समस्या आया है तो देखा जाए तो अभी मैं आज ही न्यूज सुन रहा था कि उसमें जो है आपदा प्रबंधन ने 2 साल पहले रिपोर्ट लगाया था कि हम लोग को जहां जहां भूस्खलन हो रहा है पहले हम लोग का ऐसा उपाय कर देना चाहिए था। तो कुछ जगह उपाय नहीं हुआ, कुछ जगह अधिकारी सक्रिय रहा तो कुछ उपाय भी कर लिया। तो एक तो मान लीजिए त्वरित समस्या और एक तो दीर्घकालिक। तो त्वरित समाधान हम क्या करेंगे, और एक पैराग्राफ ये भी लिखा करिए कि हम लोग भविष्य में जो है किन किन बातों का ध्यान रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में भूस्खलन आने के पीछे जो एक रिपोर्ट आई थी कि जो 2 साल से जो कोरोना समस्या रहा उसके कारण जो है पर्यटक तो गए नहीं, लेकिन इधर भी दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा लोग गए हैं। अरे सब लोग कमरे में दिल्ली में बंद थे, एकदम सब लोग निकल लिए, अचानक भीड़ बढ़ गया। अब अचानक भीड़ बढ़ गया तो फिर जानते हैं कि पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए जो लोग हैं तुरंत अपना रिसोर्ट बनाना, होटल बनाना एकदम युद्ध स्तर पर चलना शुरू हो गया है। तो उसके कारण ओवरलोड जो है बढ़ गया पहाड़ियों पर, जिसके कारण भूस्खलन हो रहा है। तो ये रिपोर्ट 2 साल पहले लगाई गई थी कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसे आपको कुछ लिखना चाहिए। और तीसरा एक चीज और भी है, एक तो ये भी ध्यान रखिएगा। और तीसरा बात जो बताया थोड़ा सा जो है, ये तो चरण बता दिया कि क्या आपको करना था। ध्यान देने वाली बातों में कुछ विशेष बात, कुछ सामान्य बात मैंने बताया, ठीक है। तो चरण है, ये मैंने बता दिया था। कुछ विशेष बात, ये तीसरा नंबर था ना, सामान्य पहलू विशेष पहलू, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई केस स्टडी है कम से कम 2 बार 3 बार जरूर पढ़िएगा। 2 बार तो जरूर पढ़ा करिएगा, क्योंकि एक बार पढ़ेंगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या क्या है, क्योंकि जल्दीबाजी में एक बार आप जब पढ़ा करिएगा तो उसमें अंडरलाइन भी कर दिया करिएगा। मैं चलिए वो तो सिखाता रहूंगा। चलिए कुछ शुरू करता हूं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।